हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग कुछ मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम कर लेंगे जो इस बार एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में आया था। रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ कलकत्ता पे जो इंस्टीट्यूट है, ये जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही अच्छा एक इंस्टीट्यूट है एमएससी एंड पीएचडी के लिए फिजिक्स में, जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता पे है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आया था इस बार, और ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन आया था कि लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से, जो है कि क्वेश्चन में लैग्रेंजियन गिवन था, लैग्रेंजियन इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स डॉट वाई डॉट। तो क्वेश्चन क्या था, राइट डाउन द हैमिल्टोनियन व्हेन द लैग्रेंजियन इज दिस। तो आपको बताना था कि हैमिल्टोनियन क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि हैमिल्टोनियन क्या होगा। तो ये लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से पूछा गया था, बहुत ही आसान था। देखिए कि हैमिल्टोनियन क्या होता है कि हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू सम ओवर ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस ऑफ एल। ठीक है, तो जहाँ पे क्यू के जो होता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, एंड क्यू के डॉट जो होता है जनरलाइज्ड वेलोसिटी, एंड पी के जो है ये मोमेंटम। एंड देखिए कि यहाँ पे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो क्या है कि एक्स एंड वाई। तो इसलिए ये जो फॉर्म यहाँ पे आएगा, तो एक बार आएगा एक्स के लिए तो दैट मीन्स पी एक्स और उसके साथ एक्स डॉट, और एक बार आएगा वाई के लिए जो है कि पी वाई ऑफ वाई डॉट माइनस ऑफ एल। तो ये हैमिल्टोनियन होगा। ठीक है, तो बट आपको क्या करना था, आपको हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करना था, तो वो ऑप्शन में गिवन था। ठीक है, तो देखिए कि एक चीज़ आपको पता है कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है कि पी एक्स इक्वल टू डेल एल अंडर डेल एक्स डॉट। ठीक है, और क्या होता है कि सिमिलरली पी वाई इक्वल टू डेल वाई अंडर डेल वाई डॉट। तो ये जो बेसिक फार्मूला होता है तो उसको लगाना है अभी। तो लगाने से क्या आ रहा है, देखिए ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए क्या होगा कि एक्स डॉट से सिर्फ डिफरेंशिएट होगा, वाई डॉट कांस्टेंट होगा इसके लिए। तो देखिए कि इसमें क्या आ रहा है कि इसमें जो आ रहा है कि एक्स डॉट और इसके साथ कि वाई डॉट, और इसमें जो आ रहा है कि डेल एल अंडर डेल वाई डॉट, तो इसमें जो आ रहा है कि ओनली एक्स डॉट। तो देखिए कि यहाँ पे आप वाई डॉट लिखेंगे तो सिर्फ क्या आ रहा है कि पी एक्स माइनस ऑफ एक्स डॉट, सो माइनस ऑफ एक्स डॉट, सो दैट इज नथिंग बट द पी एक्स माइनस ऑफ पी ऑफ वाई, क्योंकि ये जो पी वाई का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है कि एक्स डॉट। ठीक है, तो देखिए कुछ डाटा आपको मिल रहा है कि जैसे वाई डॉट इक्वल टू पी एक्स माइनस पी वाई। ठीक है, और जो एक है कि पी वाई इक्वल टू एक्स डॉट। तो देखिए कि यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन आ रहा था कि पी एक्स ऑफ एक्स डॉट। ठीक है, तो देखिए कि पी एक्स के रिप्लेस में आप लिखेंगे तो क्या आएगा कि पी एक्स के रिप्लेस में आप लिखेंगे तो एक्स डॉट प्लस वाई डॉट। तो यहाँ पे जो आ रहा है कि एक्स डॉट प्लस वाई डॉट, एंड इसके साथ एक्स डॉट था। तो नेक्स्ट क्या है कि पी वाई का वैल्यू क्या आ रहा है कि एक्स डॉट, सो दैट मीन्स एक्स डॉट ऑफ वाई डॉट, एंड जो लैग्रेंजियन गिवन था कि हाफ ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स डॉट वाई डॉट, यहाँ पे माइनस लैग्रेंजियन हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि माइनस ऑफ हाफ ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स डॉट ऑफ वाई डॉट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है, देखिए कि एक्स डॉट का स्क्वायर यहाँ पे है कि माइनस ऑफ हाफ एक्स डॉट स्क्वायर, सो दैट मीन्स प्लस हाफ एक्स डॉट स्क्वायर, एंड जो है कि एक्स डॉट वाई डॉट, ये जो टर्म सेम है बट ऑपोजिट, तो ये टर्म क्या होगा कि कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ एक टर्म रह रहा है कि जो है कि एक्स डॉट वाई डॉट। ठीक है, तो ये है एक्चुअली क्या है कि हैमिल्टोनियन। बट हैमिल्टोनियन जो होता है कि हैमिल्टोनियन इज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम एंड टाइम।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जो ऑप्शन भी गिवन था तो इसी फॉर्म में था, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो फंक्शन होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम, जनरलाइज्ड वेलोसिटी जो होता है वो लैग्रेंजियन का फंक्शन होता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो रहा था, एक्चुअली जो ऑप्शन गिवन था, तो वो क्या करना होगा कि x डॉट y डॉट जो टर्म है उसको आपको उसके रिप्लेस में आपको p के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। x डॉट y डॉट नहीं लिखना है, क्योंकि हैमिल्टोनियन इज ए फंक्शन ऑफ पी के, क्यू के एंड टी, ठीक है। जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है। तो इसमें देखिए कि हाफ ऑफ x डॉट स्क्वायर, x डॉट इज नथिंग बट द पी वाई, सो दैट मीन्स पी वाई स्क्वायर एंड देन x डॉट y डॉट, so x dot is equal to py and y dot equal to px minus py, so that means this is py and then this is px minus of py. so simply इसको कैलकुलेट करने से क्या आ रहा है, देखिए कि एक टर्म आ रहा है कि py का स्क्वायर, और इसमें क्या है कि हाफ ऑफ py स्क्वायर है, ठीक है। एक क्या है कि y डॉट का वैल्यू, ठीक है। तो क्या है कि इसमें जो आ रहा है, देख लीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ रहा है कि हाफ ऑफ x डॉट का स्क्वायर x डॉट y डॉट, ठीक है। चलिए, तो क्या आ रहा है कि पी वाई का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, माइनस ऑफ पी वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे शायद हाँ ये साइन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखिए, तो जो आ रहा है कि पी एक्स पी वाई माइनस ऑफ हाफ ऑफ पी वाई का स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन था ये ऑप्शन करेक्ट, इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट करेक्ट है कि जो ऑप्शन ए था कि पी एक्स पी वाई माइनस ऑफ हाफ ऑफ पी वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, और जो लिमिट है 0 to x। तो क्या है कि एक फंक्शन गिवन है, तो बोला गया है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ऑफ डी टी ऑफ एफ टी। तो क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स वर्सेस एक्स, ठीक है, एफ एक्स वर्सेस एक्स का जो ग्राफ होगा वो कौन सा करेक्ट होगा। तो जिसमें कुछ ऑप्शन ऐसे था कि एक ऑप्शन ऐसे था, तो यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पे एक्स, ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ऑप्शन ऐसे था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि एक ऑप्शन ऐसा है, ठीक है। तो क्या है कि 0 और यहाँ पे x और यहाँ पे एफ एक्स, तो ऐसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट और भी दो ऑप्शन था, जैसे ऑप्शन जो है कि एक ऑप्शन ऐसे था, ठीक है, और नेक्स्ट जो ऑप्शन था कि ऐसे एक ऑप्शन था। तो क्या है कि एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x डी टी एफ टी फॉर दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एफ एक्स वर्सेस एक्स के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है कि आपको क्या करना था कि आप इसको डी एफ अंडर पहले डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ रहा है कि 1 माइनस ऑफ यहाँ पे जो आएगा कि डी डी एक्स ऑफ जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ऑफ डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि 1 माइनस, तो ये जो टर्म था तो इसमें क्या होगा कि लिमिट आने से तो एफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स अंडर डी ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ 0, यहाँ पे आएगा डी ऑफ 0 अंडर डी एक्स, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखिए कि ये जो रिजल्ट है 0 आ रहा है इस पे, ठीक है। तो ये टर्म अभी है, तो ये बट ये जो dx अंडर dx क्या है कि 1, सो दैट मीन्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या है कि df अंडर dx का वैल्यू। तो इधर आप ऐसे कर सकते हो कि df अंडर dx, ये जो माइनस एफ एक्स है ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आने से जो आ रहा है कि ऐसा एक इक्वेशन आ रहा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने से जो आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या आता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है कि p ऑफ dx, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे जो p का वैल्यू है 1, सो दैट मीन्स e टू दी पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कि इसको इंटीग्रेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है कि e टू दी पावर ऑफ x, तो दैट मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है कि एफ एक्स उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx, ठीक है। यही होता है कि सॉल्यूशन का लिखने का जो तरीका, ठीक है, इस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। सो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए कि एफ एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा जो है कि c। तो नेक्स्ट देखिए कि ई टू दी पावर एक्स जो टर्म है इसको दोनों साइड पे डिवाइड करने से जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आ रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है कि 1 प्लस c ऑफ ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है कि 1 प्लस c ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स। तो देन यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो ऑप्शन था इसमें आपको x का वैल्यू पुट करके देखना है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए तो इसमें पहले जो काम करें कि x का वैल्यू 0 रख दीजिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, सारे जो ग्राफ है 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 f0 इक्वल टू क्या है कि f0 इक्वल टू क्या होगा कि 0, ओके, इक्वल टू क्या है कि 1 प्लस c ई टू दी पावर ऑफ 0, दैट मीन्स 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है कि देखिए कि 1 प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स जो बाउंड जो कांस्टेंट था इसका जो वैल्यू आ रहा है c इक्वल टू -1, ओके। सो तो क्या होगा कि एफ एक्स जो है एक्चुअली एफ एक्स इक्वल टू जो है कि 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स। तो यही फंक्शन एक्चुअली ये जो फॉर्म था इसमें से ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स। तो फिर देखिए कि x का वैल्यू एट 0 पे, तो x का वैल्यू 0 होने से 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ 0, सो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स का जो वैल्यू आ रहा है एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए कि इसमें दो ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन ए एंड बी। तो ये दोनों केस में x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है 0 है, ठीक है। बट ये जो सी ऑप्शन एंड जो डी ऑप्शन है इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हो सकता है ए एंड बी, और सी एंड डी इस केस में क्या है कि जो x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, बट 0 तो नहीं है, इसके लिए भी नहीं है और ए ऑप्शन के लिए भी नहीं है। तो ऑप्शन ए एंड बी हो सकता है। तो देन देखिए फर्दर x का वैल्यू आप इंक्रीज करिए, तो x का वैल्यू इंक्रीज करने से देखिए कि e टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा कि डिक्रीज होगा। सो दैट मीन्स 1 माइनस जो टर्म है वो क्या होगा कि इंक्रीज करेगा। सो दैट मीन्स एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा कि इंक्रीज करेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 पहले था, तो आप पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हो कि ऑप्शन आपको टेस्ट करना है कि x का वैल्यू इंक्रीज करिए। तो इंक्रीज करने से e टू दी पावर माइनस एक्स वाला जो टर्म है ये क्या होगा कि ये डिक्रीज करेगा। तो 1 माइनस जो टर्म है ये क्या हो रहा है कि स्मॉल हो रहा है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा कि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा कि इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट देखिए
कि ऐसे होते होते x का वैल्यू आप इंक्रीज करने से ज़्यादा और भी इंक्रीज करें तो क्या होगा कि इंक्रीज करते करते इनफाइनाइट कर दो तो क्या आ रहा है कि e टू द पावर माइनस ऑफ इनफाइनाइट वो क्या होगा कि 0। सो दैट मीन्स एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तब x का वैल्यू इंक्रीज करते करते इनफाइनाइट होने से एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा कि 1 आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स पहले x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है 0 होगा, x इंक्रीज करने से एफ एक्स भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और x का वैल्यू इनफाइनाइट होने से या लार्ज वैल्यू होने से एफ एक्स का वैल्यू एक कांस्टेंट हो जाएगा जो है कि 1। तो देखिए इसमें ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो इसमें क्या हो रहा है कि x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स का वैल्यू 0 देन इंक्रीज कर रहा है, बट एक फाइनाइट लार्ज वैल्यू पे एक क्या हो रहा है कि कांस्टेंट हो रहा है। तो ये क्या है कि मान लीजिए एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है कि 1। ठीक है, तो बट ये जो ऑप्शन है ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक एक वैल्यू तो नहीं आ रहा है, ये तो क्या है कि ऐसे चल रहा है। ठीक है, बट क्या हो रहा है कि x का वैल्यू इनफाइनाइट होने से एफ एक्स का वैल्यू कांस्टेंट होगा, और पहले जो है कि x का वैल्यू इंक्रीज करने से एफ एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पूछा गया था कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए एनर्जी स्टेट एप्सिलॉन 0, 3 एप्सिलॉन 0 एंड 5 एप्सिलॉन 0। तो एक सिस्टम है उसमें 3 एनर्जी स्टेट है, तो एक स्टेट का जो रिजल्ट है एनर्जी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, और एक स्टेट का 3 एप्सिलॉन नॉट, और एक स्टेट का 5 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बोला जा रहा है कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, तो उस सिस्टम में कितना पार्टिकल है कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, बट वो जो पार्टिकल है उसके लिए क्या है कि वो 3 आइडेंटिकल पार्टिकल का जो स्पिन है, एक बार क्या बोला जा रहा है कि स्पिन हाफ पार्टिकल, वो 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स, सो दैट मीन्स फर्मियंस। ठीक है, दैट मीन्स फर्मियंस, सो ऑल आर द फर्मियंस। उसके साथ ये भी बोला गया है कि वो जो 3 पार्टिकल है, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल है, आप कंसिडर करें वो बोसोन्स है। क्या है कि बोसोन्स है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि 3 जो आइडेंटिकल पार्टिकल है एक बार फर्मियन की तरफ बिहेवियर शो कर रहा है और एक बार बोसोन का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अभी बताना था कि ये जो दोनों केस पे, ठीक है, ये जो 3 आइडेंटिकल पार्टिकल जब एक फर्मियन हो रहा है, जब एक बोसोन्स की तरफ बिहेव कर रहा है, उसी टाइम आपको कैलकुलेट करना है कि इसी टाइम जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा, और इस केस में पार्टिकल्स आर बोसोन्स जब हो रहा है तो उसमें जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा, तो एक ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसके लिए हो रहा है कि फर्मियन कंसिडर करने से, तो इसमें क्या हो रहा है कि बोसोन कंसिडर करने से। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो डिफरेंस होगा EF माइनस EV का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स जो डिफरेंस ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी और द पार्टिकल्स आर कंसिडर फर्मियंस एंड बोसोन्स। ठीक है, तो ये पूछा गया था, और जो ऑप्शन था ऐसे था कि एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, 5 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके 4 ऑप्शन गिवन था। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पार्टिकल जो है 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स पहले कंसिडर करें ये सारे फर्मियंस है, और एक बार कंसिडर करें कि बोसोन्स है। तो इसके लिए आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेशन करना है, और इसके लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेशन करना है, और दोनों पे डिफरेंस करने से ये जो फर्मियन एंड बोसोन पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो किसके लिए वो क्या होगा कि उसका इक्वल वो क्या होगा कि एप्सिलॉन नॉट, या ये जो 4 बाकी बचा हुआ जो 3 ऑप्शन है उसमें से क्या होगा। तो
तो देखिए पहला तो क्या है कि जो सिस्टम है, सिस्टम पे जो एनर्जी लेवल है वो 3 है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट एक है 3 एप्सिलॉन नॉट और एक जो है कि 5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सेम सिस्टम यहाँ पे भी तो है ना, सो दैट मीन्स यहाँ पे भी जो सिस्टम है इसका जो एनर्जी है एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट और जो है कि 5 एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फर्मियन के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड बोसॉन के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब होता है कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका स्पिन क्या बोला गया है कि स्पिन हाफ फर्मियन, सो दैट मीन्स मल्टीप्लिसिटी जो होता है 2s+1, सो दैट मीन्स 2 s जो होता है कि स्पिन का वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना जरूरी है क्योंकि स्पिन पार्टिकल के लिए मल्टीप्लिसिटी जो होता है वही होता है मैक्सिमम एक सिंगल स्टेट पे पार्टिकल रहने का जो पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। मैक्सिमम वही पार्टिकल रह सकता है। जैसे इस पे स्पिन पार्टिकल स्पिन वैल्यू क्या था कि हाफ स्पिन पार्टिकल बोला गया था, तो इसलिए एक स्टेट में मैक्सिमम 2 पार्टिकल रह सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा, 2 से कम रह सकता है बट 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा, मैक्सिमम 2 पार्टिकल रहेगा। तो ग्राउंड स्टेट बोला गया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा गया था, तो इसलिए पहले क्या करेंगे कि दोनों पार्टिकल को एक स्टेट में आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फर्मियंस है, ओके। और फर्मियंस जो है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो इसलिए एक स्टेट में स्पिन ऑफ पार्टिकल के लिए मैक्सिमम 2 पार्टिकल रहेगा। और कितना पार्टिकल अभी भी है कि एक पार्टिकल अभी भी बचा हुआ है, तो वो क्या होगा कि 3 एप्सिलॉन नॉट एनर्जी लेवल पे रहेगा। अभी क्वेश्चन किसी को आ सकता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है तो पहले स्टेट में 2 पार्टिकल क्यों रखा है, क्योंकि अभी पूछा जा रहा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब होता है कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का जो एनर्जी होगा, ठीक है। टोटल सिस्टम में मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो एनर्जी आता है वही होता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो अभी क्या आ रहा है देखिए कि 2 एप्सिलॉन नॉट ऑफ प्लस ऑफ 3 एप्सिलॉन नॉट, सो दैट मीन्स 5 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो पार्टिकल्स है क्या है कि बोसॉन्स के लिए क्या होगा, ये 3 पार्टिकल बोसॉन्स हो जाए तो क्या होगा। तो बोसॉन्स के लिए क्या होता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है, और बोसॉन के लिए ऑल बोसॉन्स आर इन प्रेजेंट इन ए सिंगल स्टेट। एक स्टेट में सारे बोसॉन रह सकता है, ठीक है। आपको अभी करना है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सो दैट मीन्स मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। तो 3 पार्टिकल जो है बोसॉन कंसिडर करेंगे, तो 3 पार्टिकल को क्या करना होगा कि एप्सिलॉन जो एनर्जी लेवल में सारे रह सकता है, ठीक है, सारे रह सकता है, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसके लिए जो एनर्जी आएगा कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है कि 3 एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन क्या था कि इसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड इसमें जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए कि 5 एप्सिलॉन नॉट माइनस 3 एप्सिलॉन नॉट, तो दैट मीन्स करेक्ट जो ऑप्शन होगा कि 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन आया था कि एक 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो पोटेंशियल है वो गिवन था कि v ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम ऑफ ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। वो क्या है कि एक 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए गिवन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा कि फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जो ऑप्शन था कि 2 एज कट ओमेगा ऐसे करके 3 एज कट ओमेगा, हाफ एज कट ओमेगा एंड लास्ट वन इज 3/2 एज कट ओमेगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखिए कि पहला जो देखना है आपको, जो पोटेंशियल गिवन था, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर तो था, ठीक है, बट ये हार्मोनिक
ऑसिलेटर का जो टाइप होता है, दोनों टाइप होता है कि एनहार्मोनिक एंड आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो पोटेंशियल गिवन है ना, एक क्या है कि एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है, ठीक है। तो पहले इसको आपको लिखना है कि हाफ ऑफ एम ऑफ ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो क्या आ रहा है कि देखिए कि हाफ ऑफ एम 2 ओमेगा का स्क्वायर ऑफ इसके साथ वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए कि इसमें जो ओमेगा का वैल्यू आ रहा है, तो ओमेगा एक्स का वैल्यू जो आ रहा है कि ओमेगा, एंड ओमेगा वाई का जो वैल्यू आ रहा है 2 ओमेगा, क्योंकि एक क्या है कि एक एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब होता है कि जो ऑसिलेटर में स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओमेगा का वैल्यू डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ओमेगा एक्स के बराबर जो है कि ओमेगा, वाई के बराबर जो ओमेगा का वैल्यू है वो क्या है कि 2 ओमेगा। तो फिर एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि NX NY, तो क्या होता है कि NX प्लस हाफ ऑफ एच स्क्वायर ऑफ ओमेगा एक्स, उसके साथ सिमिलरली NY प्लस हाफ ऑफ एच स्क्वायर ऑफ ओमेगा वाई। तो यहाँ पे देखिए कि NX प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ओमेगा प्लस NY प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 ओमेगा। तो इसको सॉल्व करने से तो क्या आ रहा है, देखिए कि NX प्लस 2 ऑफ NY प्लस हाफ प्लस 1, सो दैट मीन्स थाइस अंडर 2 और इसके साथ ए स्क्वायर ओमेगा। तो ये क्या है कि एनर्जी फॉर द गिवन पोटेंशियल। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा। तो फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में NX और NY का वैल्यू क्या होता है ग्राउंड स्टेट के लिए कि 0 से स्टार्ट होता है। तो NX NY का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगा। तो 0, NX का वैल्यू 0, NY का वैल्यू 0 होने से ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है सो 0 प्लस 3/2 एच स्क्वायर ओमेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, थाइस अंडर 2 एच स्क्वायर ओमेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि थर्मोडायनेमिक्स से, तो स्पेसिफिक एक डायग्राम गिवन था, पीवी डायग्राम गिवन था। ए बी डिफाइन किया गया था और जो डायरेक्शन था वो भी गिवन था कि A to C, A to B, B to C। तो क्वेश्चन क्या है कि दोनों पाथ पे आपको जाना है और कहाँ से जाना है कि A से C तक जाना है, ठीक है। तो दो पाथ है आपके लिए कि when we move the A to C and another path is the A to B, B to C। so that means एक पाथ गिवन था कि A to C और एक जो पाथ गिवन था कि A to B, B to C। तो दैट मीन्स इनिशियल एंड जो फाइनल स्टेट है वो क्या है कि इनिशियल स्टेट जो है दोनों पाथ पे A एंड द फाइनल जो स्टेट है वो क्या है कि C। तो कुछ डाटा गिवन था कि A to C जो पाथ है उसके लिए जो वर्क डन है वो क्या है कि इसमें जो वर्क डन है वो क्या है कि गिवन था कि A to C के लिए जो वर्क डन है 100 जूल एंड सप्लाई द हीट, हीट जो सप्लाई हो रहा है एंड दैट सप्लाई 150 जूल, ठीक है। और इसमें जो हीट सप्लाई हो रहा है वो क्या है कि 150 जूल, एक गिवन था। और अनदर पाथ जो है A to B, B to C, उसके लिए जो वर्क डन आ रहा है कि वो क्या है कि 30 जूल। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि तो फिर A to B, B to C इस पाथ के लिए हीट का वैल्यू क्या होगा, तो हीट कितना सप्लाई करना होगा। तो जो ऑप्शन में था कि एक ऑप्शन था कि 50 जूल और एक ऑप्शन ऐसे था कि 80 जूल
और बाकी दो ऑप्शन था, जैसे बचा हुआ जो ऑप्शन था ऐसे कि 220 जूल और एक ऑप्शन ऐसे था कि 280 जूल। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना था, पहले एक बार क्वेश्चन और भी एक बार समझ लीजिए अच्छे से कि A to C एक पाथ है, उसके लिए जो वर्क डन आ रहा है इतना, हीट जो सप्लाई हो रहा है इतना, ठीक है। और अनदर जो पार्ट है वो क्या है कि A to B, B to C, तो उसके लिए जो वर्क डन आ रहा है 30 जूल, एंड जो हीट सप्लाई करना होगा या जो हीट सप्लाई इस पाथ में ज़रूरी है तो वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहला जो केस है इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि दोनों पाथ पे जो इनिशियल एंड जो फाइनल जो स्टेट है ये दोनों सेम है। तो दोनों सेम होने से इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द बोथ पाथ विल बी सेम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होता है एक स्पेसिफिक स्टेट फंक्शन होता है। तो कोई भी स्टेट फंक्शन सिर्फ डिपेंड करता है स्टेट पे, पाथ पे तो डिपेंड नहीं करता है। पाथ पे डिपेंड जो फंक्शन करता है उसी को बोला जाता है पाथ फंक्शन, बट इंटरनल एनर्जी जो है कि स्टेट फंक्शन। तो देखिए, तो ये दोनों पाथ के लिए A to C हो, A to B to B to C हो, दोनों पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो सेम होगा, ठीक है। सो क्योंकि कि इंटरनल एनर्जी क्या है कि स्टेट फंक्शन है। सो देखिए, तो A to C पाथ के लिए आप देखेंगे तो क्या होगा, तो A to C पाथ के लिए तो जो है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है कि dq इक्वल टू du प्लस dw, यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो दैट मीन्स ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। सो दैट मीन्स डेल यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो एक किसके लिए है कि A to C पाथ के लिए, पहले ये जो पाथ है, ठीक है। तो देखिए इसके ये जो पाथ AC के लिए Q का वैल्यू एंड W का वैल्यू गिवन था। सो दैट मीन्स 150 माइनस 100, सो दैट इज 50 जूल। ये क्या है कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज हो रहा है, ठीक है, या इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कि A to B, B to C पाथ के लिए, तो उसके लिए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा। सो दैट मीन्स डेल क्यूब इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, बट आपको कैलकुलेट करना है डेल क्यूब क्या होगा, डेल डब्ल्यू इसके लिए गिवन है कि कितना कि 30 जूल। बट एक चीज आपको चाहिए कि डेल यू क्या होगा। तो मैं अभी जो बोल रहा था कि पाथ डिफरेंट है बट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो दोनों सेम है, और इंटरनल जो होता है कि स्टेट फंक्शन होता है, तो पाथ पे डिपेंडेंसी नहीं आता है उसके लिए। तो क्या होगा कि दोनों केस में डेल यू का वैल्यू सेम होगा। तो इसमें से जो डेल यू का वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू यहाँ पे यूज होगा। सो दैट मीन्स 50 प्लस 30, सो दैट इज 80 जूल हीट सप्लाई करना होगा A to B, B to C पाथ के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मैथ फिजिक्स से पूछा गया था, जो है कि एक सरफेस गिवन था, एक सरफेस गिवन था, जैसे है कि XYZ इक्वल टू 6। तो ये सरफेस के लिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा वो पूछा गया था एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो बोला गया था द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन ऑफ द सरफेस, दिस सरफेस XYZ इक्वल टू 6 एट पॉइंट 1, 2, 3। तो इस पॉइंट के लिए द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन जो होता है
आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो या आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कैसे आ रहा है एक्चुअली ये फार्मूला। तो आपको पहले से पता रहना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन क्या होता है, ठीक है, जो फॉर्म होता है। तो ऐसे क्वेश्चन TIFR में पहले भी पूछा गया है कि x माइनस ऑफ x नॉट डेल एफ अंडर डेल एक्स, तो जो पॉइंट गिवन होगा कि P पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट जो है कि P पॉइंट, ठीक है, और प्लस क्या होता है कि y माइनस ऑफ y नॉट, और क्या है कि डेल एफ अंडर डेल y एंड प्लस z माइनस ऑफ z नॉट, और उसके साथ डेल एफ अंडर ऑफ डेल z, और ये जो पॉइंट होगा वो P पॉइंट जो होगा वो ही यहाँ पे यूज होगा। सो दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो यही होता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन फॉर ए गिवन सरफेस। तो देखिए कि यहाँ पे x नॉट y नॉट z नॉट क्या है। तो x नॉट y नॉट z नॉट जो है कि ये जो पॉइंट गिवन होता है उसी का वैल्यू होता है, ये जो होता है x नॉट y नॉट z नॉट, ठीक है। और जो फंक्शन गिवन था एक्चुअली सरफेस गिवन था, तो इसमें से आपको लिखना है कि f इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा कि एक्स वाई जेड माइनस 6, सारे चीज़ को एक पास में लेके जाइए और इसको डिफाइन कर दीजिए कि एक फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो डेल एफ अंडर डेल एक्स क्या होगा कि वाई जेड, ओके। तो पॉइंट जो है कि यहाँ पे पुट करना है कि y का वैल्यू है कि 1, y का वैल्यू जो है एक्चुअली 2 and 3, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो आएगा 2 and 3, ये डिफरेंशिएट करने से आ रहा है वाई जेड। तो y का वैल्यू जो है कि 2, z का वैल्यू है 3, सो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई ऑफ 3 दैट मीन्स 6, ओके। सो दैट मीन्स इसमें आसानी से आप लिख सकते हो कि x माइनस ऑफ 1 एंड इसमें जो रिजल्ट आ रहा है डेल एफ अंडर डेल एक्स जो क्या है कि वाई जेड, और ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ रहा है कि 6, ओके, 2 मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड प्लस यहाँ पे देखिए कि y माइनस ऑफ 2, और यहाँ पे क्या आएगा कि डेल एफ अंडर डेल वाई जो आ रहा है कि यहाँ पे एक्स जेड। तो एक्स जेड का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई ऑफ 3 दैट मीन्स 3, प्लस क्या है कि वाई जेड माइनस ऑफ जेड नॉट, सो दैट मीन्स जेड माइनस ऑफ जेड नॉट दैट मीन्स जेड माइनस ऑफ 3 एंड देन डेल एफ अंडर डेल जेड, सो दैट मीन्स एक्स वाई का मतलब है कि 1 2, सो दैट मीन्स 2, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है देखिए कि 6x प्लस 3y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू -6 एंड -6, दैट मीन्स 18, सो प्लस 18। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन फॉर द गिवन सरफेस, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन था यही करेक्ट होगा कि 6x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 18। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि एक मैथ पीस से क्वेश्चन था कि f ऑफ x प्लस हाफ इक्वल टू हाफ ऑफ f ऑफ x, एंड इसके साथ एक इंफॉर्मेशन गिवन था कि 0 टू हाफ ऑफ f(x) dx इक्वल टू क्या है कि p, 0 टू ये जो लिमिट है 0 टू हाफ। और क्या बोला गया था क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ऑफ f(x) ऑफ dx, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये फंक्शन का बिहेवियर है और ये क्या है गिवन है, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है कि 0 टू हाफ ऑफ f(x) ऑफ dx इक्वल टू p आ रहा है। p कुछ भी एक डाटा जो है कि एक कांस्टेंट मान लीजिए कि एक वैल्यू आ रहा है कि p, ठीक है। तो जो ऑप्शन है कि इसका वैल्यू क्या होगा, जो ऑप्शन था एक्चुअली कि ऑप्शन था कि p 2p होगा, थर्ड ऑप्शन था कि 3p होगा, फोर्थ ऑप्शन था कि p अंडर 2। तो देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए तो इसका रिजल्ट चाहिए आपको, तो फुल इंटीग्रेशन करिए कि लिमिट को आप इंटरवल में एक्सप्रेस कर दीजिए कि 0 टू हाफ पहले, ठीक है। तो f(x) ऑफ dx और उसके साथ नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन आएगा हाफ टू 1 ऑफ f(x) ऑफ dx प्लस 1 टू 3 अंडर 2 ऑफ f(x) ऑफ dx, ऐसे करके और भी चलेगा, जैसे 3/2 अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 से लेके 2 तक, ठीक है। तो इसको आप देखिए कि ये जो वैल्यू है कि इसका वैल्यू p है, ठीक है। तो देखिए कि x प्राइम क्या है, तो x प्राइम को आप लिख सकते हो कि x प्लस हाफ, ठीक है। यही तो बोला जा रहा है ना कि देखिए
कि एक्स प्राइम को आप लिख सकते हो कि एक्स प्लस ऑफ उससे ऑफ क्या है कि एक्स प्लस हाफ, सो दैट मीन्स डी एक्स प्राइम, so that is equal to only dx. Okay, so just you use this form of the that is integration limit will be changed 0 to half, इसको कर दीजिए 0 to half, इसको भी कर सकते हो 0 to half। तो यहाँ पे क्या आएगा कि एफ एक्स डी एक्स अंडर 2 आ जाएगा, तब यहाँ पे क्या आएगा कि एफ एक्स अंडर 4 आ जाएगा, तो ऐसे चलेगा। तो इसको लिख सकते हो कि 0 to half ऑफ ए क्या आएगा कि एफ एक्स डी एक्स ऐसे था, तो इसका लिमिट चेंज करने से क्या होगा कि 0 to हाफ ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स तो आ रहा है, बट यहाँ पे एक डिवाइड 2 आएगा। सो नेक्स्ट क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ये जो लिमिट था, ये लिमिट क्या था 1 से था, तो इसको 0 से हाफ करने से ये आएगा एफ एक्स ऑफ डी एक्स, और इसके अंदर जो डिवाइड होगा कि प्लस 4/4। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू पी एंड दिस इक्वल टू पी अंडर 2, सो दिस इक्वल टू पी अंडर 4। उसके अलावा जो और भी बाकी जो टर्म है ये भी आएगा, तो कितना तक आएगा कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो है कि p कॉमन लेने से जो आ रहा है, देखिए कि p कॉमन लेने से जो आ रहा है कि 1 प्लस हाफ प्लस 1 अंडर 4 ऐसे करके 1 अंडर 8 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो अप टू इनफाइनाइट। सो दैट मीन्स ये जो है इस सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो होगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा कि p और मल्टीप्लाई 1 अंडर 1 माइनस हाफ, सो दैट मीन्स दैट इज 2p। ये जो फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, ओके, जीपी सीरीज। ओके, सो दैट मीन्स 1 अंडर 1 माइनस 1 अंडर 2, इसको सॉल्व करने से जो आ रहा है कि 2p, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि 2p। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि एक फंक्शन गिवन था एफ जेड इक्वल टू 1 अंडर साइन जेड माइनस ऑफ कॉस जेड। तो इस फंक्शन के लिए बोला गया था एट जेड इक्वल टू π/4 के लिए, एट पॉइंट एट जेड इक्वल टू π/4, ये जो है इसमें जो सिंगुलरिटी का नेचर क्या होगा, द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ द पोल। ठीक है, तो बोला गया था पोल ऑफ द ऑर्डर 2, हाँ, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा इसका जो नेचर। पोल का जो सिंगुलर क्वेश्चन क्या है कि द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ द पोल। ठीक है, एट जेड इक्वल टू π/4, तो ऑप्शन था कि पोल ऑफ द ऑर्डर 2, एसेंशियल सिंगुलरिटी, रिमूवल सिंगुलरिटी, ऐसे करके और भी एक ऑप्शन था जो है कि सिंपल पोल। तो देखिए तो क्या होता है कि पोल कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है कि साइन ऑफ जेड माइनस डिनोमिनेटर में जो टर्म रहता है उसको 0 करना होता है। ठीक है, तो 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे जो आ रहा है कि tan ऑफ z दैट इज इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स z इक्वल टू आप लिख सकते हो कि π/4 प्लस ऑफ n π। सो दैट मीन्स ये जो पोल है इसका जो सिंगुलरिटी का नेचर है, द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ द पोल इज ओनली ए सिंपल पोल। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि सिंपल पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ऑफ फंक्शन एफ जेड। तो एसेंशियल भी नहीं होगा, रिमूवल सिंगुलरिटी भी नहीं होगा, पोल ऑफ द ऑर्डर 2 भी नहीं होगा, ओनली जो ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन सिंपल पोल्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक पैराबोलिक शेप पे, जो पैराबोला इक्वेशन गिवन था। ये पार्टिकल इज मूविंग इन ए पैराबोलिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, व्हेयर द y इज ए हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ। ओके, तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है कैसे कि मान लीजिए इस एक पैराबोलिक सिटी जो है पैराबोलिक शेप पे वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हाइट है क्या है कि y, y इज द हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ। ओके, अर्थ से लेके ये जो हाइट है y। सो नेक्स्ट जो क्या है क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल। तो क्वेश्चन था कि लैग्रेंजियन क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि लैग्रेंजियन का मतलब होता है कि लैग्रेंजियन इज नथिंग बट द t माइनस ऑफ v। सो t इज नथिंग बट द कंटिंग एनर्जी, सो हाफ ऑफ m ऑफ x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा कि v इक्वल टू जो आएगा कि mg y, सो mg y। सो नेक्स्ट जो है कि लैग्रेंजियन,
सो दैट मीन्स लैग्रेंजियन इज नथिंग बट ओके। सो यहाँ पे एक काम करना है कि इसमें से आपको ये जो है कि y डॉट कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो इक्वेशन गिवन था, पैराबोलिक जो इक्वेशन गिवन था कि y डॉट इक्वल टू जो आ रहा है कि 2ax ऑफ x डॉट, सो दैट मीन्स x डॉट इक्वल टू y डॉट अंडर 2ax, क्योंकि जो ऑप्शन था वो वहाँ पे x डॉट टर्म कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो सारे y डॉट एंड y के फॉर्म में था, तो इसलिए y डॉट के फॉर्म में आपको लेके जाना है x डॉट को। तो देखिए क्या करना था कि x डॉट के रिप्लेस में a लिख दीजिए, को इसको स्क्वायर करिए और इसके साथ प्लस y डॉट स्क्वायर है और v जो था mgy, तो इसमें कैलकुलेट करने से लैग्रेंजियन आ जाएगा, ठीक है। तो जो होगा एक्चुअली कैलकुलेट करने से कि हाफ ऑफ m y डॉट का स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आ रहा है देखिए कि 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ऑफ y डॉट स्क्वायर, x डॉट का वैल्यू जस्ट x डॉट का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस किया गया है और कुछ नहीं है, तो बाकी जो सारे कुछ ठीक ही है। तो बट अभी को लिखना है, तो माइनस ऑफ mgy, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि ए होगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हीट के टॉपिक से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से, कि व्हेन द टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन ऑफ T1 इज ग्रेटर देन ऑफ T2, देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वैरी विद द टेम्परेचर, वैरी विद द टेम्परेचर। तो क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैरी विद द टेम्परेचर। तो क्या होगा, तो टेम्परेचर T1 ज़्यादा था T2 से, एक कंडीशन गिवन था, तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन था। तो देखिए कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि इज प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट टी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टी का वैल्यू ज़्यादा होने से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कि कम होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है कि इज प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट अंडर टी, ठीक है। क्योंकि जो इसका वैल्यू होता है कि रूट अंडर ऑफ m अंडर 2 पाई के टी, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करने से आता है कि इसका वैल्यू होता है रूट अंडर ऑफ m अंडर 2 पाई के टी, तो दैट मीन्स 1 अंडर रूट अंडर ऑफ टी, ठीक है। तो देखिए कि T1 ज़्यादा है, तो दैट मीन्स एफ डी 1 का वैल्यू कम होगा एफ डी 2 से। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो ये जो कंडीशन था, तो इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर T2 के लिए ज़्यादा होगा T1 से, ठीक है। तो इसलिए तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये T2 एंड ए T1, तो ऐसा एक ऑप्शन था, वही करेक्ट होगा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड जो है कि टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ये जो ऑप्शन था यही करेक्ट होगा। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे को मिला था, तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। तो कुछ भी डाउट है इसमें या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ और कुछ पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई भी सजेशन है वो भी आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना, ओके। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।